स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की वीडियो का टॉपिक है क्लस्टरिंग इन मशीन लर्निंग। तो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, क्या उनके एग्जाम्पल्स हैं, क्या उनका बेनिफिट है, ये सब आज की वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लस्टरिंग क्या होता है। क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक है। अब अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होती है, ये मैंने सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। आप डिटेल में अगर समझना चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं या वो सबसेट होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का जिसमें हमें लेबल्ड डेटा नहीं चाहिए होता, यानी अनलेबल्ड डेटा की मदद से हमारी टास्क होता है मशीन लर्निंग अपनी ट्रेनिंग परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा गिवन है, लेकिन उसके साथ कोई भी क्लासेस, कैटेगरीज, लेबल्स या वैल्यूज नहीं उसके साथ एसोसिएटेड, यानी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो मशीन को गाइड कर सके कि कौन सी क्लास में या कौन से ग्रुप में एक पर्टिकुलर सैंपल बिलोंग करता है। तो क्लस्टरिंग जैसे मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को खुद से डेटा को समझना होता है, ये फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा डेटा सिमिलर है, कौन सा डेटा डिफरेंट है, और ये सब बिना किसी लेबल की मदद से करना होता है। तो क्लस्टरिंग क्या करता है, एक डेटा को एक्सेप्ट करता है ट्रेनिंग टाइम पे, उस डेटा को समझता है और फिर उस डेटा में से कौन से सिमिलर सैंपल्स है ये फाइंड आउट करता है। सिमिलर सैंपल्स को एक साथ ग्रुप किया जाता है और जो सैंपल्स सिमिलर नहीं है उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। तो अलग अलग ग्रुप्स को जो हमारे क्लस्टरिंग के टाइम पे बनते हैं उन्हें हम क्लस्टर्स कहते हैं, और हर क्लस्टर में यानी हर ग्रुप में जो सैंपल्स होंगे जो मशीन लर्निंग ने एक तरीके के एक टाइप के ग्रुप में अगर किसी तरीके के सैंपल्स को रखा है तो वो सारे सैंपल्स आपस में सिमिलर होंगे, और ऐसे सैंपल्स जो दो डिफरेंट क्लस्टर्स में प्रेजेंट हैं वो आपस में डिसिमिलर होंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप जिस भी ऑफिस, जिस भी क्लास में हैं अभी, वहां पे कुछ मेल मेंबर्स होंगे, कुछ फीमेल मेंबर्स होंगे। तो अगर आप जेंडर के बेसिस पे ग्रुप बनाना चाहें तो दो ग्रुप्स बनेंगे, या फिर आप अगर मेल फीमेल अदर का ग्रुप बनाना चाहते हैं तो तीन ग्रुप्स बनेंगे। लेकिन जो हर एक ग्रुप है, फीमेल्स वाले ग्रुप में एक ही तरीके के सैंपल्स होंगे जिनका जेंडर फीमेल है और वो आपस में जेंडर के बेसिस पे ज्यादा सिमिलर हैं एज कंपेयर्ड वो सैंपल्स जो कि मेल वाले ग्रुप में प्रेजेंट है वो फीमेल वाले ग्रुप के सैंपल से डिफरेंट है। यानी क्लस्टरिंग में अगर डेटा को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड करा है, अगर इस वाले पहले वाले ग्रुप में सारे सैंपल्स को मैं नाम दे रही हूँ x और दूसरे वाले ग्रुप में मैं सारे जितने भी सैंपल्स हैं उन्हें नाम दे रही हूँ y, तो ये पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी एक ग्रुप में जो सैंपल्स हैं वो आपस में सिमिलर होंगे और बाकी ग्रुप के सैंपल से डिफरेंट होंगे। तो y वाले ग्रुप में जितने भी सैंपल्स हैं वो आपस में कोई ना कोई कॉमन चीज शेयर कर रहे होंगे, वो कुछ किसी ना किसी तरीके से सिमिलर होंगे, लेकिन वो बहुत अलग होंगे किसी दूसरे क्लस्टर के सैंपल्स के साथ। ठीक है, ओके। तो बेसिकली क्लस्टरिंग क्या करता है, क्लस्टरिंग हमें हेल्प करता है या कोई भी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम हमें हेल्प करता है डेटा को समझने में और उस डेटा में से हिडन पैटर्न्स फाइंड आउट करने में। तो हिडन पैटर्न्स मतलब कि आपस में डेटा किस तरीके से रिलेटेड है, कौन सा डेटा आपस में सिमिलर है, कौन सा डिसिमिलर है। और जब हमें ये पता लग जाता है तो हम इस नॉलेज को यूज कर सकते हैं रियल लाइफ में। कहाँ यूज होती है ये नॉलेज, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहले हमने जो समझा कि क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड है, तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्यों हम ग्रुप करते हैं क्लस्टरिंग को, या क्लस्टरिंग क्यों अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग कहलाती है। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लस्टरिंग के लिए हमें लेबल्ड डेटा नहीं चाहिए, यानी
ऐसा डेटा जिसमें हर सैंपल के साथ कोई लेबल, कोई क्लास या कैटेगरी एसोसिएटेड नहीं है, वो डेटा भी हम ट्रेनिंग के टाइम पे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को दे सकते हैं और बिना करेक्ट आंसर्स या आउटपुट जाने भी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम डेटा के पैटर्न्स को समझ सकता है। तो इसीलिए क्लस्टरिंग को अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में डाला जाता है, रखा जाता है। दूसरा, इस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम की जो हम बात कर रहे हैं या जितने भी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम होते हैं वो ये फाइंड आउट करते हैं कि अलग अलग डेटा पॉइंट्स में सिमिलैरिटी पैटर्न्स क्या क्या हैं। यानी अगर 10 सैंपल्स हैं किसी भी डेटा या ग्रुप में, डेटा सेट में, तो कौन से ऐसे सैंपल्स हैं जो आपस में किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे सिमिलर है और कौन से ऐसे सैंपल्स हैं जो उस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिफरेंट है। जैसे एक मैंने आपको एग्जांपल दिया जेंडर, तो कौन कौन से लोग सेम होंगे, सिमिलर होंगे, जिनका जेंडर सेम है, वो जेंडर के बेसिस पे सेम है तो उन्हें एक ग्रुप में रखा जा सकता है और दूसरे ग्रुप में दूसरे जेंडर वाले लोग होंगे। इसी ग्रुप को जो ओरिजिनली 10 सैंपल्स का ग्रुप है मेल और फीमेल्स का, अगर मैं इन्हें डिवाइड करूं इनके मार्क्स के बेसिस पे, तो जो स्टूडेंट्स या जिन लोगों के मार्क्स 50 से ज्यादा आए हैं वो एक ग्रुप बन जाएगा और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 50 से कम स्कोर करा है वो दूसरा ग्रुप बन जाएगा। तो अब ऐसे ग्रुप भी हो सकते हैं जिसमें 50 से कम स्कोर करने वाले मेल और फीमेल्स दोनों हो और यहाँ पे 50 से ज्यादा जिनके मार्क्स आए हैं इस ग्रुप में भी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ग्रुपिंग किस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे करी है या किस पॉइंट के बेसिस पे करी है, मार्क्स, और ना ही जेंडर। अगर हम जेंडर के बेसिस पे करते, सिमिलैरिटी फाइंड आउट करते तो दो अलग ग्रुप्स बनते, मेल्स अलग फीमेल्स अलग। लेकिन अब यहाँ पे हमने मार्क्स के बेसिस पे कॉमन या सिमिलैरिटी फाइंड आउट करी है तो दो जो ग्रुप्स बने हैं उसमें दोनों ही जेंडर्स हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके डेटा में कौन से फीचर के बेसिस पे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम आपके डेटा को ग्रुप कर रहा है, किस बेसिस पे ये फाइंड आउट कर रहा है कि कौन से सैंपल सिमिलर है, कौन से सिमिलर नहीं है। ये कंप्लीटली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम या क्लस्टरिंग एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है और उसको किस तरीके से ट्रेन किया गया है। ठीक है, अब तीसरा रीजन क्या है कि क्यों क्लस्टरिंग को अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में डालते हैं, क्योंकि कोई ह्यूमन गाइडेंस नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे पास कोई लेबल्स नहीं है, तो मशीन खुद से इंडिपेंडेंटली ये फाइंड आउट करती है कि कौन से सैंपल्स सिमिलर है और उन्हें फिर ग्रुप करती है। तो ये ओवरऑल रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है, क्योंकि हमें एडवांस में या ट्रेनिंग के टाइम पे हमें आंसर्स नहीं पता होते और मशीन को खुद से फाइंड आउट करना होता है कि कौन से डेटा सैंपल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। ओके, जब हमारे पास लेबल्ड डेटा होता था तो हमें एक गाइडेंस मिलती थी कि जहां जहां लेबल सेम है वो सारे सैंपल्स सेम है या सिमिलर है। लेकिन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में और क्लस्टरिंग में ऐसी कोई गाइडेंस हमारे पास नहीं है। ओके, ऑलराइट, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लस्टरिंग जब हम करते हैं तो हम बेसिकली डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। हर ग्रुप में कुछ ना कुछ कॉमन चीज है, हर ग्रुप में जो सैंपल्स हैं उनमें कुछ आपस में कॉमन लिंक्स हैं, कॉमन सिमिलर वैल्यूज है, या किसी ना किसी बेसिस पे एक ग्रुप के मेंबर्स, एक क्लस्टर के मेंबर्स एक दूसरे से सिमिलर हैं। इसी के बेसिस पे या इसी नॉलेज को जब हमारा डेटा ग्रुप हो जाता है अलग अलग क्लस्टर्स में, इस आउटपुट को फिर हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है और परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें स्टूडेंट्स को ग्रुप करना है या क्लस्टर में डिवाइड करना है, तो क्या क्या अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को अटेंडेंस के बेसिस पे भी ग्रुप किया जा सकता है, असाइनमेंट करे हैं या नहीं उसके बेसिस पे भी ग्रुप बनाए जा सकते हैं, मार्क्स हाई है, लो है, पास है, स्टूडेंट फेल है, इसके बेसिस पे भी किया जा सकता है। तो अगर आपके पास ऐसा डेटा सेट है जिसमें स्टूडेंट से रिलेटेड ये अलग अलग फीचर्स हैं, जब आप ये डेटा सेट मशीन लर्निंग या क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को दोगे तो एल्गोरिथम
अपने आप डिसाइड करेगा कि इनमें से कौन से फीचर के बेसिस पे उसे ग्रुपिंग करनी है। हो सकता है अगर अटेंडेंस वाले फीचर के बेसिस पे ग्रुपिंग की जाए तो जो ग्रुप्स बने वो डिफरेंट हो जब हम मार्क्स के बेसिस पे ग्रुपिंग करें या जब हम असाइनमेंट के बेसिस पे ग्रुपिंग करें। तो कौन से फीचर के बेसिस पे ग्रुपिंग होगी, ये मशीन लर्निंग इंडिपेंडेंटली बिना ह्यूमन गाइडेंस के, बिना लेबल्स की मदद के डिसाइड करती है और खुद से डिस्कवर करती है कि कौन सा डेटा सिमिलर है एक दूसरे के, कौन से सैंपल्स एक दूसरे से अलग है। नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन आती है कस्टमर सेगमेंटेशन। अब कस्टमर सेगमेंटेशन मार्केटिंग में बेसिकली यूज होता है, या जिन लोगों का बिजनेस है वो ध्यान में रखते हैं कि उनके कस्टमर किन अलग अलग ग्रुप्स में बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर कोई क्लोथ्स का बिजनेस या कपड़ों का बिजनेस कर रहा है तो उसे ये ध्यान में रखना है कि उसके जो कस्टमर्स हैं किस किस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, क्या इनकम ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं और उनका स्पेंडिंग नेचर क्या है। तो अगर क्लॉथ बिजनेसमैन को एज वाइज पता हो तो वो ये डिसाइड कर पाएगा कि अगर कोई यंग ऑडियंस, कोई यंग कस्टमर उसके पास आ रहा है तो यंग जनरेशन को जनरली ब्राइट कलर्स पसंद होते हैं, जबकि ओल्ड जनरेशन को थोड़े लाइट सटल कलर्स प्रेफर होते हैं या फिर उन्हें पसंद आते हैं। तो इसी नॉलेज को यूज करते हुए वो अपने कस्टमर्स को ग्रुप्स में डिवाइड करेगा और जिस ग्रुप की जो रिक्वायरमेंट है उसे वो फीड करेगा, उसे वो प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से अगर अपने पास डेटा के बेसिस पे किसी बिजनेसमैन ने ये समझा है कि उसके कस्टमर्स दो ब्रॉड तरीके के ग्रुप्स में लाए करते हैं, एक ऐसा ग्रुप जो कि बहुत हाई स्पेंडर्स हैं और दूसरा जो बजट शॉपर्स हैं, तो जब इस बिजनेसमैन को ये समझ आएगा और उसके सामने एक बजट शॉपर आता है तो बिजनेसमैन को पता होगा कि उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाए जाए जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, और हाई स्पेंडर्स को हाई एंड प्रोडक्ट्स प्रेफर्ड होते हैं, इसलिए उन्हें वो प्रोडक्ट्स दिखाने चाहिए। इसी तरीके से क्लस्टरिंग या कौन सा डेटा किससे सिमिलर है, ये नॉलेज हम बाकी पैटर्न रिकॉग्निशन या पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के टास्क्स के लिए भी रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं। ऐसे कौन से टास्क होते हैं या ऐसे कौन से काम होते हैं रियल वर्ल्ड में जहाँ पे हमें सिमिलर चीजें, सिमिलर पैटर्न्स की चीजें पता करनी होती है। जैसे अगर आपको डॉक्यूमेंट्स को ग्रुप करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं और आप 5 अलग सब्जेक्ट्स कोर्सेज पढ़ रहे हैं तो एक कोर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक ग्रुप बना के रखते हैं, दूसरे कोर्स के दूसरा ग्रुप बना के रखते हैं, ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे कौन से डॉक्यूमेंट्स सेम कोर्स को बिलोंग करते हैं, वो आपस में सिमिलर हैं, उनको अलग रखो, दूसरे कोर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स को अलग रखो। तो इससे आपका टाइम सेव होता है, सर्च जब आपको कोई डॉक्यूमेंट करना है फ्यूचर में वो आप बेटर कर पाते हो, और कभी भी फ्यूचर में कोई नया डॉक्यूमेंट आता है फिर आप चेक करते हो ये कौन से ग्रुप में किससे सबसे ज्यादा सिमिलर है, जिस सब्जेक्ट या जिस कोर्स का वो डॉक्यूमेंट होगा आप उसमें वो नया डॉक्यूमेंट पुट कर दोगे। तो इसी तरीके से फ्रॉड डिटेक्शन के लिए काम आता है क्लस्टरिंग। फ्रॉड डिटेक्शन में हम अलग अलग तरीके के कस्टमर्स को ग्रुप करते हैं, या फिर अगर नेटवर्क डेटा है तो हम ये डिटेक्ट करते हैं कि नेटवर्क में कितने डिफरेंट तरीके के हमारे पास सैंपल्स, ट्रैफिक सैंपल्स आ सकते हैं, या लोन्स में क्या क्या फ्रॉड होने के चांसेस हैं। तो जब हम कस्टमर्स को इस तरीके के पैटर्न के बेसिस पे ग्रुप कर देते हैं, सिमिलर को एक ग्रुप में और जो किसी और मतलब सिमिलर जितने भी सैंपल्स हैं उन्हें अपने अपने ग्रुप्स में ग्रुप करते हैं, क्लस्टर करते हैं, जिसके बेसिस पे हमारे पास अलग अलग क्लस्टर्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बन के आते हैं, और फिर उन क्लस्टर्स को हम अपनी रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि अगर गर्ल्स और बॉयज की डिवीजन है तो उसमें गर्ल्स का एक ग्रुप बन जाएगा, बॉयज का एक ग्रुप बन जाएगा। इसी तरीके से अगर सपोज आपकी यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट के कोर्सेज भी रन होते हैं, साइंस के कोर्सेज भी रन होते हैं, तो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बन जाएगा। जब हमें ये पता चल गया कि मैनेजमेंट के कौन से स्टूडेंट्स हैं और साइंस के कौन से स्टूडेंट्स हैं, तो
तो साइंस वाले स्टूडेंट सारे एक जैसे हैं, सारे सिमिलर हैं, इनको एक तरीके की कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, इनको स्पेसिफिक फैकल्टी मेंबर्स अलॉट किए जाएंगे। जबकि मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स को जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उनके ग्रुप को अलग फैकल्टी मेंबर्स पढ़ा सकते हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन मैनेजमेंट है, और उनको अलग कोर्स मटेरियल दिया जाएगा। ठीक है, ओके तो अब क्लस्टरिंग की हमें क्यों जरूरत है? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस तो हमने देखी, लेकिन जेनरिक पॉइंट्स एक बार समझते हैं। क्लस्टरिंग की हमें नीड तब आती है जब हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, जो हमारे डेटा सेट का साइज है वो बहुत बड़ा है और उस डेटा में प्री डिफाइंड लेबल्स नहीं है। तो इस तरीके के डेटा में हमें हिडन पैटर्न्स फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है मैन्युअली। अगर हमारे पास छोटा डेटा है जिसमें सैंपल्स भी कम है, फीचर्स भी कम है, तो हम फिर भी देख के या थोड़ा टाइम, थोड़ा मैनुअल एफर्ट लगा के ग्रुप कर सकते हैं, क्लस्टर कर सकते हैं डेटा को। लेकिन जब डेटा बहुत बड़ा हो जाता है तो हमें ग्रुपिंग करने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई लेबल्स नहीं है, और हिडन पैटर्न्स, कौन सा डेटा, कौन सा सैंपल किससे सिमिलर है, ये पता करना मुश्किल हो जाता है। और कौन से ऑब्जेक्ट्स को हम एक जैसा मानेंगे, कौन से कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे सिमिलैरिटी को जज करना बेस्ट रहेगा, ये सारे डिसीजंस बहुत डिफिकल्ट हैं अगर आपके पास डेटा सेट का साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, एक और रीजन जो क्लस्टरिंग हम यूज करते हैं, क्यों क्लस्टरिंग की नीड है, कि जो हमें पैटर्न्स मशीन या क्लस्टरिंग एल्गोरिथम फाइंड आउट करके देते हैं, वो पैटर्न्स ह्यूमन आई को इमिडिएटली समझ नहीं आते जब डेटा का साइज बहुत बड़ा है, बहुत वैरायटी ऑफ सैंपल्स हैं। तो एकदम से या एक बार में स्टडी करने पे आप बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि कौन से डेटा को सिमिलर कहा जाए, कौन से डेटा को सेम ग्रुप में रखा जाए, कौन से को अलग में रखा जाए। ये काम मशीन बेहतर कर पाती है जब वो डेटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टडी करने में केपेबल होती है। और यही काम है क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का, कि हमें डेटा को हमें हेल्प करे डिसीजंस लेने में। जब हमारा जो डेटा है बहुत लार्ज साइज का है, उसमें हिडन पैटर्न्स हैं जो कि ह्यूमंस के लिए पता करना, सही तरीके से पता करना पॉसिबल नहीं है या बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और ये बताए हमें मशीन कि किस बेसिस पे या किस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे ग्रुप करना बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे इन सिनेरियोज में क्लस्टरिंग काम आती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्लस्टरिंग रॉ डेटा को, जिसमें कोई लेबल्स नहीं है, उसको ग्रुप करती है। और ग्रुप्स के फॉर्म में जब डेटा हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है तो हम उसे बेटर एनालाइज कर पाते हैं, बेटर समझ पाते हैं। जैसे मैंने आपको बिजनेस का एग्जांपल दिया, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो कौन से कस्टमर को क्या चाहिए या किस तरीके के हमें प्रोडक्ट्स अपनी शॉप में रखने चाहिए, वो हम नहीं समझ पाते जब तक हम ये ना ठीक तरीके से एनालाइज करें कि हमारे शॉप में कितने डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर्स आते हैं। ये हमें कैसे पता चल सकता है? कस्टमर डेटा को अगर हम स्टडी करें तो उसके बेसिस पे हमें पता लग सकता है। अगर कस्टमर डेटा बहुत लार्ज है तो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम की मदद से हम देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट तरीके के कस्टमर्स हमारी शॉप पे आते हैं। कुछ किड्स हैं, कुछ एडल्ट्स हैं। अब किड्स को जनरली टॉयज पसंद है, एडल्ट्स को जनरली स्टेशनरी में इंटरेस्ट है। तो दो हमारे पास जब ग्रुप्स या सेगमेंट्स या क्लस्टर्स बन गए तो हमारे लिए आसान हो गया अब ये डिसाइड करना कि कौन से टाइप के कस्टमर को कौन से प्रोडक्ट्स देने हैं और इन दोनों ग्रुप्स में से भी कौन से ज्यादा सेल होती है। तो उसके बेसिस पे अपनी मार्केटिंग और प्रोडक्ट डिजाइन स्ट्रेटजी हम तैयार कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो अब क्लस्टरिंग एक ब्रॉड ओवरव्यू देखते हैं कि कोई भी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम क्या मेजर ब्रॉड स्टेप्स फॉलो करेगा ही करेगा। डिटेल में हर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम की वर्किंग तो अलग होगी, लेकिन कुछ एक बेसिक स्टेप्स जो हर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम फॉलो करता है वो अभी समझते हैं।
सबसे पहला स्टेप है कि हमें स्टार्ट करना है अपने अनलेबल्ड रॉ डेटा के साथ, जिसमें कोई लेबल्स नहीं है और हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं है। तो सबसे पहले तो आपके पास डेटा होना चाहिए, अनलेबल्ड होना चाहिए अगर आप क्लस्टरिंग अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। इस डेटा पे फिर आपको देखना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब मशीन को या क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को ये देखना है कि कौन से बेसिस पे वो सिमिलैरिटी को जज करेगा। क्या डिस्टेंस के बेसिस पे सिमिलैरिटी जज होगी, यानी दो पॉइंट्स जो क्लोज लाई कर रहे हैं वो सिमिलर माने जाएंगे एज कंपेयर्ड टू द पॉइंट्स जो दूर हैं एक दूसरे से, या फिर सिमिलैरिटी फीचर्स के बेसिस पे डिसाइड होगी। सपोज फीचर्स मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी हाइट 5 फीट से ज्यादा है, तो फीचर यहाँ पे हाइट वाला फीचर कॉमन है 5 फीट से ज्यादा, ये वैल्यू कॉमन हो गई एक ग्रुप में, और दूसरे ग्रुप में क्या वैल्यू हुई, हाइट 5 फीट से कम। तो क्या फीचर्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया जब हमने डिसाइड कर लिया, फिर हम चेक करेंगे हर पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच में कि क्या वो एक दूसरे से सिमिलर है या नहीं। एक बार हमें पता लग गया कि कौन कौन से पॉइंट्स सिमिलर हैं, तो हम क्लस्टर्स या ग्रुप्स बनाएंगे। जितने भी पॉइंट्स एक दूसरे से सिमिलर हैं किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बेसिस पे या डिस्टेंस के बेसिस पे, मतलब जितने भी पॉइंट्स एक दूसरे के आसपास लाई कर रहे हैं वो एक ग्रुप माना जाएगा। जैसे कि जिस कॉलोनी में, जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं, वहां पे ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप्स की फैमिली होती हैं। जैसे अगर कोई आर्मी एरिया में रह रहा है तो वहां पे आर्मी रिलेटेड फैमिलीज होंगी, या अगर कोई बिजनेस क्लास एरिया में रह रहा है या ऐसी लोकेलिटी में जहाँ पे मेजरली सब लोगों का बिजनेस है, तो आप भी उसी तरीके की लोकेलिटी में जहां आपके तरीके के लोग हैं वहां रहना प्रेफर करते हो। तो इसीलिए सिमिलैरिटी का एक क्राइटेरिया डिस्टेंस होता है, मतलब दो ऐसे पॉइंट्स जो आपस में सिमिलर है वो आसपास मिलेंगे। जैसे आप और आपके बेस्ट फ्रेंड आपस में सिमिलर सोचते हैं, सिमिलर आपकी चॉइस है, इसलिए आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और जनरली ये पाया गया है कि बेस्ट फ्रेंड्स आसपास ही बैठते हैं या एक साथ ही बैठते हैं। तो लास्ट हमारा पॉइंट है कि जब कोई भी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम ग्रुप कर देता है सिमिलर सैंपल्स को, जिस भी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को उसने डिसाइड करा है उसके बेसिस पे, तो फिर वो हम क्लस्टर्स यूज करते हैं जो डिस्टिंक्ट हमारे ग्रुप्स बने हैं अपनी बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए या अपनी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए, ताकि हम ये बेनिफिट या ये प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर पाए कि सेम ग्रुप के सैंपल सेम तरीके के हैं और उन्हें किस तरीके से अब टारगेट करना है या यूज करना है इस नॉलेज को। तो बेसिकली क्लस्टरिंग की फाउंडेशन है सिमिलैरिटी, मतलब कोई कॉमन चीज होनी चाहिए किन्हीं भी दो सैंपल्स के बीच में, और जब दो सैंपल सिमिलर होंगे तभी उन्हें सेम ग्रुप में डाला जाएगा। तो सिमिलैरिटी हम किस तरीके से कैलकुलेट या जज कर सकते हैं? पहला तरीका है जो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स यूज करते हैं वो है डिस्टेंस का तरीका। डिस्टेंस मतलब कि कितने क्लोज है, कितनी प्रॉक्सिमिटी है किसी भी दो डेटा पॉइंट्स के। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि दो पॉइंट्स जो एक साथ या आसपास लाई कर रहे हैं वो सिमिलर ज्यादा माने जाते हैं। अगर आप इसे XY एक्सिस की तरह समझिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो सपोज x इक्वल टू 2 पे लाई कर रहा है, और इसी के नियर बाय एक पॉइंट है जो x इक्वल टू 2.1 पे लाई कर रहा है। तो दोनों ही बहुत क्लोज हैं, बहुत सिमिलर हैं, क्योंकि उनका डिस्टेंस एक दूसरे से कम है। और हो सकता है ये y की सेम वैल्यू, सपोज y इक्वल टू 3 पे लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब जो पॉइंट्स आसपास लाई कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स भी क्लोज होंगे, आसपास लाई करेंगे, और इसीलिए पॉइंट्स को सिमिलर माना जाता है जब हम डिस्टेंस को सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की तरह यूज करते हैं। यानी दो पॉइंट्स जो बहुत दूर हैं एक दूसरे के वो सेपरेट
क्लस्टर्स या ग्रुप में डाले जाएंगे और जो बहुत पास में है वो सेम ग्रुप या क्लस्टर में डाले जाएंगे। दूसरा तरीका जो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं वो है फीचर सिमिलैरिटी को यूज करना। जैसे अगर दो सैंपल्स हैं, जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, फीचर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर, उनके नाम, उनके कॉन्टैक्ट, रेजिडेंस। तो अगर दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जिनके नाम सेम है या जिनके नाम बहुत क्लोजली रिलेटेड है, या फिर जो आसपास सिमिलर एरिया में रहते हैं, जिनके घर आसपास हैं, तो फीचर जो एड्रेस वाला फीचर है इन स्टूडेंट्स का या जो नेम वाला फीचर है वो सेम या सिमिलर वैल्यू होल्ड करेगा। इसीलिए कुछ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, अगर हमारा कैटेगोरिकल डेटा है जिसमें एट्रीब्यूट्स की वैल्यू कैटेगरीज के फॉर्म में है rather than न्यूमेरिक वैल्यू, तो तब हम फीचर की सिमिलैरिटी के बेसिस पे ग्रुपिंग या क्लस्टरिंग करते हैं। तो यही एक की पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे पॉइंट्स जो कि एक दूसरे के क्लोज लाई कर रहे हैं या जिनके फीचर्स एक दूसरे के आसपास हैं, सिमिलर हैं, उन पॉइंट्स को हम सेम क्लस्टर में ऐड करते हैं। तो लास्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमारे कौन कौन से पॉपुलर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स हैं जो मशीन लर्निंग में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे कॉमन, सबसे पॉपुलर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है के मीन्स क्लस्टरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इनिशियली रैंडमली कुछ सेंट्रॉइड्स या सेंटर पॉइंट्स चूज करते हैं, या किसी पर्टिकुलर बेसिस पे भी आप सेंटर पॉइंट्स चूज कर सकते हैं। फिर इन सेंटर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम ग्रुपिंग करते हैं कि कौन से सैंपल्स इन सेंटर पॉइंट्स के आसपास लाई कर रहे हैं, कौन से इनसे दूर हैं। फिर दोबारा से सेंटर्स को रिकैलकुलेट किया जाता है और इस तरीके से ये एल्गोरिथम ग्रुप्स क्रिएट करता है। दूसरा तरीका है हायरार्कियल क्लस्टरिंग। हायरार्कियल क्लस्टरिंग क्या करता है, या तो पूरे डेटा को एक सिंगल क्लस्टर मानेगा और फिर एक एक स्टेप पे इसे डिवाइड करता जाएगा। एंड तब होगा जब सही क्लस्टर्स बन जाएंगे। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है हायरार्कियल क्लस्टरिंग का, कि वो मर्ज करे, सारे सैंपल्स को इंडिविजुअल या सेपरेट क्लस्टर्स माने फर्स्ट स्टेप पे, और जो जो सिमिलर पॉइंट्स हैं उन्हें मर्ज करता जाए जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ता है ये एल्गोरिथम। नेक्स्ट आता है हमारा डीबी स्कैन एल्गोरिथम, जिसमें डेंसिटी के बेसिस पे हमारी ग्रुपिंग या क्लस्टरिंग होती है। डेंसिटी मतलब कि कितने आसपास लाई कर रहे हैं, क्या किस रीजन में पॉइंट्स ज्यादा क्लोजली एक जगह स्कैटर्ड है या डेंसली लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा गॉसियन मिक्सचर मॉडल, जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, यानी प्रोबेबिलिटीज यूज करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करता है। और लास्ट है हमारा फजी सी मीन्स, जिसमें सैंपल्स को हम अलाउ करते हैं कि एक से ज्यादा क्लस्टर में भी वो लाई कर सकते हैं। जैसे एक गर्ल फीमेल वाले ग्रुप में भी होगी और अगर उसके मार्क्स 90% से ज्यादा आए हैं तो वो उस ग्रुप में भी लाई कर सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने समझा कि क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देखे रियल वर्ल्ड के, कैसे ओवरऑल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स काम करते हैं, और उसके एक्चुअल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के कुछ नाम हमने समझे। तो आई होप आपको क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया हो। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो से आपने अगर कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा आपको कंटेंट। Thank you for watching. Till we meet in the next video. Mind your exam.